अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, लॉ ऑफ टॉर्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज पहला लेक्चर है जिसमें हम लॉ ऑफ टॉर्ट की डेफिनेशन, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसके पर्पसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट का आगाज़ कहाँ से हुआ और इसका मतलब क्या है। टॉर्ट बेसिकली लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, और ये डिराइव्ड किया गया है टॉर्टम से, जिसका मतलब है टू ट्विस्ट, यानी हम कह सकते हैं एन एक्ट विच इज़ नॉट स्ट्रेट एंड लॉफुल। कोई भी ऐसा एक्ट जो कि ना तो सीधा हो और ना ही लॉफुल हो, वो टॉर्ट कहलाता है। यानी असाल्ट, बैटरी, डेफामेशन, ये सारे के सारे टॉर्ट के ज़ुमरे में आते हैं। और इंग्लिश में इसके लिए रॉन्ग का वर्ड यूज़ किया जाता है, यानी रॉन्ग, कोई भी एक्ट जो कि रॉन्ग हो वो टॉर्ट कहलाता है। लेकिन हर रॉन्ग जो है वो टॉर्ट नहीं होगा, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, 1580 के अंदर सबसे पहले जो है टॉर्ट का कॉन्सेप्ट आया। उससे पहले इसका आगाज़ फ्रांस से हुआ, बाद अज़ां बरतानिया, अमेरिका और यूरोप से होता हुआ 1580 के अंदर जो है टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट सब कॉन्टिनेंट के अंदर आया। तो अब हम देख लेते हैं कि टॉर्ट फ्रीज़र क्या होता है और टॉर्टियस एक्ट क्या होता है। वो बंदा जो कमिट कर रहा हो किसी टॉर्ट को, वो टॉर्ट फ्रीज़र कहलाएगा, और जो रॉन्ग कमिट किया जा रहा हो वो टॉर्टियस एक्ट कहलाएगा। अब ये टॉर्ट फ्रीज़र और टॉर्टियस एक्ट जहन में रखिएगा। अब जो टॉर्ट है एक बार कमिट हो गया तो उसको रोका कैसे जाएगा, तो उसको रोकने के लिए लॉ ऑफ टॉर्ट को इस्तेमाल किया जाता है। लॉ ऑफ टॉर्ट बेसिकली अनकोडिफाइड लॉ है, यानी ये किसी भी पार्लियामेंट से पास नहीं किया गया। अब देखें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये 1872 के अंदर पार्लियामेंट से बाकायदा तौर पर मंजूर किया गया है। लेकिन जो लॉ ऑफ टॉर्ट है ये कस्टमरी लॉ है, ये किसी पार्लियामेंट से पास नहीं किया गया। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डिफरेंट जो ज्यूरिस्ट्स हैं उन्होंने इसको किस तरह से डिफ़ाइन किया है। तो सामंड कहता है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसके लिए आप अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो है वो डिमांड करते हैं। वो ये कहता है कि ये एक सिविल रॉन्ग है। अब ये सिविल रॉन्ग क्यों है, क्रिमिनल रॉन्ग क्यों नहीं है, तो ये चीज़, इसके ऊपर बाकायदा एक लेक्चर इसकी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से ये देख सकते हैं। अब वो कहते हैं कि ये एक सिविल रॉन्ग है और इसके लिए आप अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो है डिमांड कर सकते हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो पहले से तयशुदा नहीं होते, बल्कि इसको तय जो है वो कोर्ट करता है, ठीक है जी। अब जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं तो इसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर लेते हैं और जिसकी भी वायलेशन होती है वो उससे डैमेजेस वसूल करता है, तो वो लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, ऑलरेडी सेटल्ड होते हैं। जबकि टॉर्ट के केस में कोई भी जो है डैमेज पहले से सेटल्ड नहीं होता, ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। सामंड कहता है कि कोई भी ऐसा सिविल रॉन्ग जिसमें आप अनलिक्विडेटेड डैमेजेस डिमांड करते हैं और ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से डिफरेंट है, यानी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट के ज़ुमरे में नहीं आते। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी दो या दो से ज़्यादा लोगों का आपस में मिलके कोई कॉन्ट्रैक्ट करना, एक दूसरे के ऊपर राइट्स एंड ड्यूटीज़ इम्पोज करना और उसकी वायलेशन करना, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो ये है, मिसाल के तौर पर आपने मुझे एक लैपटॉप दिया कि आप अपने पास रखें, मैं 2-4 दिनों में ले लूँगा वापस, और मैं जाकर उसे चोर बाज़ार में फ़रोख्त कर देता हूँ, तो ये बेसिकली ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तो वो कहता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो टॉर्ट के ज़ुमरे में नहीं आते। अब डेफिनेशन देख लेते हैं फ्रीज़र की। फ्रीज़र कहता है टॉर्ट इज़ एन इन्फ्रिंजमेंट। अब किस चीज़ की इन्फ्रिंजमेंट? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम। अब राइट दो तरह के होते हैं, एक राइट इन रेम और दूसरे राइट इन पर्सोनम। राइट इन रेम वो होते हैं जो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड होते हैं, और राइट इन पर्सोनम अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर पर्सन होते हैं। अब राइट इन रेम से मुराद मेरा जो है ज़िंदा रहने का हक है,
और दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मुझे बग़ैर किसी वजह के कत्ल कर दे। अगर कत्ल करेगा तो वो बेसिकली क्राइम करेगा। ठीक है जी, ये मेरा राइट इन रेम है। कोई भी ऐसा राइट जो आपका अगेंस्ट द होल वर्ल्ड हो, दुनिया का कोई शख्स उसमें इंटरफेयर ना कर सकता हो, वो राइट इन रेम है। और जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है स्पेसिफिक लोगों के दरमियान, तो वो राइट इन पर्सोनम है। तो फ्रीज़र कहता है कि टॉर्ट जो है ये इन्फ्रिंजमेंट है राइट इन रेम की, जिसमें आप कंपनसेशन वसूल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये फ्रीज़र कहता है। तो अब सादा लफ्ज़ों में हम अगर देखें तो टॉर्ट जो है बेसिकली ये आपके राइट इन रेम की इन्फ्रिंजमेंट है और ये सिविल रॉन्ग है, जिसके बदले में कानून आपको ये कहता है कि आप डैमेजेस वसूल कर सकें। ठीक है जी। अब अगर कोई टॉर्ट कमिट होता है तो उसको किस तरह से डैमेजेस लेने हैं, ये हमें लॉ ऑफ टॉर्ट बताता है, यानी टॉर्ट का कानून जो है ये हमें बताता है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट चूँकि अनकोडिफाइड है, ये किसी पार्लियामेंट से पास नहीं किया गया, तो ये कस्टम्स के ऊपर बेस करता है और कस्टम्स के मुताबिक हम कोर्ट में जो है सूट फाइल करते हैं। ये मज़ीद हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे जो प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल हैं। अब हम इसके पर्पसेस देख लेते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट के पर्पसेस क्या हैं। हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो फोकस होता है वो उसके पर्पस के ऊपर होता है कि भाई एक चीज़ है, उसका मकसद क्या है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट के पर्पसेस क्या हैं, तो सबसे पहला जो इसका मकसद है वो है राइट ऑफ एक्शन, यानी सबसे पहली आज़ादी हमें ये है कि हम एक्शन ले सकते हैं अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। जो कोई एक्ट कर रहा है हम उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकते हैं, हमें एक राइट मिल गया। ठीक है जी, राइट कैसे मिला? लॉ ऑफ टॉर्ट की वजह से हमें ये राइट मिला। अब अगर हम एक्शन ले लेते हैं तो फिर हम क्या करेंगे? अब लॉ ऑफ टॉर्ट का जो दूसरा पर्पज़ है वो है कंपनसेशन, यानी राइट ऑफ एक्शन है कि आप कोर्ट में जाकर सूट फाइल कर सकते हैं, और दूसरा इसका पर्पज़ ये है कि सूट फाइल करके आप कंपनसेशन भी वसूल कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ टॉर्ट का दूसरा पर्पज़ है। अब हम कंपनसेशन तो वसूल कर लेते हैं, अब इससे होगा क्या? इससे दो काम होंगे। एक तो आपके जो डैमेजेस हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और दूसरा जो सोसाइटी है उस के ऊपर ये इम्पेक्ट पड़ेगा कि भाई जो बंदा रॉन्ग फुल एक्ट कमिट करता है उसको कंपनसेशन पे करनी पड़ती है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट डेटर करता है लोगों को कि वो रॉन्ग फुल एक्ट जो है वो कमिट ना करें, वो टॉर्ट कमिट ना करें। अब जब टॉर्ट कमिट नहीं होगा तो लॉ ऑफ टॉर्ट जो है बेसिकली प्रिवेंट कर रहा होता है हार्म्स को। अब जो बंदा टॉर्ट कमिट करता है तो वो बेसिकली डैमेजेस कर रहा होता है लोगों के और सोसाइटी के। ठीक है जी, जब डैमेजेस होंगे तो बेअमनी फैलेगी, सोसाइटी ख़राब होगी, तो ये बेसिकली हार्म्स को, उन डैमेजेस को प्रिवेंट करता है लॉ ऑफ टॉर्ट। जब कोई बंदा टॉर्ट कमिट ही नहीं करेगा तो फिर प्रिवेंशन होगी उन हार्म्स की, उन डैमेजेस की जो सोसाइटी में हो रहे हैं। उसके बाद है जी रेपुटेशन ऑफ कमीशन ऑफ सिविल रॉन्ग। लॉ ऑफ टॉर्ट जो है सिविल रॉन्ग कमिट करने से लोगों को बाज रखता है। ठीक है जी, तो इससे सिविल रॉन्ग्स की रेपुटेशन में भी कमी आती है, और उसके बाद ये पनिश करता है लोगों को। अब देखें, जब एक बंदे के ख़िलाफ़ आप सूट फाइल करेंगे, उससे कंपनसेशन लेंगे, तो वो कंपनसेशन बेसिकली एक पनिशमेंट है जिससे वो बंदा इस तरह का एक्ट करने से बाज रहेगा। उसके बाद है जी इसका पर्पज़ ये है प्रमोशन ऑफ गुड सोशल बिहेवियर। जब आप किसी के ख़िलाफ़ रॉन्ग डूअर के ख़िलाफ़ सूट फाइल करेंगे, वो कंपनसेशन पे करेगा, अवाम के दिल में ये बात बैठेगी कि भाई इस तरह का अगर हम रॉन्ग कमिट करेंगे तो हमको कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी, तो लोगों के अंदर शऊर उजागर होगा, सेंस होगी कि भाई रॉन्ग फुल एक्ट कमिट नहीं करना। यानी हम कह सकते हैं कि ये गुड सोशल बिहेवियर को प्रमोट करता है लॉ ऑफ टॉर्ट। तो ये उसके पर्पसेस हैं। अब अगर आप लॉ ऑफ टॉर्ट के रिगार्डिंग कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जो है इसके तमाम तर लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप वो विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।